इंडिया की फसल ही नहीं हो अगर जो गेहूं, तो फिर गेहूं के ऊपर चर्चा करने का तो उद्देश्य ही नहीं बचता ना। इंडिया की मतलब फसल है नहीं गेहूं। इंडिया की फसल ही नहीं है गेहूं। और किसकी फसल है? हमारी जो फसलें हैं ना वो मोटा अनाज थी, और अमेरिका के पास गेहूं था, और गेहूं भी सरप्लस था। और गेहूं जो उगा रही थी, सरप्लस क्या हुआ? सरप्लस सरप्लस का मतलब है ज़रूरत से ज़्यादा। अच्छा। यानी कि आपको ज़रूरत है पूरे साल में 10 क्विंटल की, तो आपके पास हो गया 40 क्विंटल। तो अब आपके पास जो 24 क्विंटल है वो सरप्लस है। तो अब आपने इसका भुगतान करना है 40-24 क्विंटल का, कहाँ डालोगे आप? क्योंकि वहाँ मोटा अनाज तो हो नहीं रहा है। ठीक है, ऊपर से मौसम वहाँ का इस टाइप का है कि सूरज कई कई महीने तक दिखाई ना दे, और सर्दियाँ रहें परमानेंट 6-6 महीने 8-8 महीने तक। तो वहाँ जो सर्दी की फसल है ये गेहूँ ना, जो मतलब इसको पकने के लिए, इसको अभी जो ग्रो कर रही है तो इसको सर्दी की ज़रूरत पड़ती होती है। अब वहाँ जब कंपनी के जो मालिक हैं उन लोगों ने जब देखा कि यार एक तो ये नेगेटिव मिलेट्स में आता है, यानी कि ये शरीर को फ़ायदा नहीं पहुंचाता, उल्टा नुकसान पहुंचाता है। तो जो गेहूं खाने वाला आदमी है, लगातार जो गेहूं खा रहा है, उसको कैंसर होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, यानी ये कैंसर देने वाला है। तो अब उनको यहाँ से चाहिए थे हमारे अनाज, मोटे अनाज, मिलेट्स जिनको कहते हैं, और खुद अपने गेहूं का करना था भुगतान। तो मतलब उनके पास गेहूं ज्यादा थी। गेहूं ही थी ना, अमेरिका का है ना ये तो अनाज इंडिया का है ही नहीं, मतलब पहली बात तो ये है। तो उन्होंने ये तो 70 के दशक में जब रॉकफेलर फाउंडेशन ने, जो मोनसेंटो कंपनी है ना, मोनसेंटो बेयर, दो कंपनियां हैं मोनसेंटो और बेयर्स, ये बीज भी बनाती हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड, ये पेस्टिसाइड भी बनाती हैं, यही हर्बिसाइड बनाती हैं, यही इंसेक्टिसाइड बनाती हैं, ये और यूरिया डीएपी भी बनाती हैं। और जो तो पूरी वो या थी इस दवाई का नाम ले रहे थे जो छिड़का जाता है, ये मोनसेंटो की है, राउंडअप। हाँ, वो राउंडअप जो है, ये जो फसल, ये जो जड़ी हुई है ना जो सड़क के दोनों तरफ, असल में जो राउंडअप का काम है कि जितनी भी हर्ब हैं, जितनी भी दवाइयों वाले जो पौधे हैं, उनको खत्म करना बेसिकली। आपको जो खरपतवार है ना, जो खरपतवार आप लोगों को गलत बताया गया, हम लोगों को, कि वो नुकसानदायक है। असल में जो खरपतवार है वो उस प्लांट के उगने के लिए बहुत जरूरी चीज है धरती के अंदर। हर एक गेहूं के प्लांट, ये कमाल की बात क्या है, जो प्रकृति ने जो बनाया है उसमें एक सबसे कमाल ये है कि एक प्लांट को उगने के लिए दूसरे प्लांट की जरूरत पड़ती रहती है। यानी कि इसमें तो डॉक्टर साहब एक चीज जो आप कंपनी की बात कह रहे हो ना, कंपनी क्या खेल खेलती है, वो ये कहती है कि सिर्फ मेरा गेहूं उगना चाहिए और दूसरी जो फसल है वो नहीं उगनी चाहिए, क्योंकि मुझे पैदावार बढ़ानी है। उससे क्या होगा, वो पोषण कहाँ से लेगा? फिर सारा का सारा पोषण फिर वो जमीन से लेगा। तो जमीन धीरे धीरे बंजर होती चली जाएगी, जमीन का पोषण खत्म हो जाएगा अगर दूसरे प्लांट उस फसल के साथ नहीं होंगे। तो फिर आपको उस जमीन के अंदर पैदा करने के लिए फिर आपको बहुत ज़्यादा रासायनिक खादों की और रसायनों की ज़रूरत पड़ेगी बेसिकली, अगर उस ज़मीन में पोषण नहीं है। इसीलिए गेहूं मतलब बोने से पहले आपको डीएपी की लाइन में लगना पड़ता है, क्योंकि आपने उसके अंदर फास्फेट तो ख़त्म कर दिया, आपने अमोनिया तो नाइट्रोजन तो ख़त्म कर दिया, इसीलिए तो आपको वहाँ डालना पड़ रहा है ना खाद उसके अंदर। यूरिया इसीलिए डालना पड़ रहा है ना, क्योंकि नाइट्रोजन चाहिए आपकी ज़मीन को, और नाइट्रोजन वाले आपने प्लांट सारे ख़त्म कर दिए। तो खरपतवार असल में वो जो आप एक तो जो फसलें हैं वो बारी बारी से क्रमवार बोया करते थे, उससे फसल चक्र इस तरीके का बनता था कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, कॉपर, जितनी भी मिनरल्स अपने को चाहिए ज़मीन को, वो सारे के सारे आपस में फसलें ही एक दूसरे को दे दिया करती थी। तो इस खेल को नहीं समझ पाया किसान, उनके जो मोनसेंटो बेयर के। तो अब रॉकफेलर फाउंडेशन ने रिकमेंड किया था, आप सर्च करोगे ना गूगल पे, तो रॉकफेलर फाउंडेशन ने ही रिकमेंड किया कि भारत के अंदर वो आना चाहिए, हरित क्रांति के नाम पे हमें, और हाइब्रिड बीज देने चाहिए। और रॉकफेलर फाउंडेशन कौन है? फिर वो हरित क्रांति उन बीजों के कारण आई थी? नहीं ना भाई, हरित क्रांति नाम की कोई चीज थी ही नहीं। हरित क्रांति के नाम पर केवल हाइब्रिड बीजों का महिमा मंडन किया गया खाली। हरित क्रांति कैसे थी, मैं उसका खेल बताता हूँ, उन्होंने क्या गेम खेला। जैसे आज के टाइम पर
एफसीआई के सारे गोदाम खाली कर रही है सरकार। 85 करोड़ लोगों फूड को कॉर्पोरेशन अनाज ऑफ इंडिया। देने, हाँ, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो अब फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का जन्म क्यों हुआ था? वो जन्म किया था 1965 में नेहरू ने। ये सोच करके किया था कि नेहरू में 65? हाँ, क्या नेहरू 65 में था? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, नेहरू ने की रिकमेंडेशन पे भारत की सरकार ने 1965 में किया था अच्छा। फूड कॉरपोरेशन का। मतलब उनके चल रहे थे ना जिस तरह। और प्लान, लाल, फ्यूचर का प्लान। हाँ, लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पर क्या हुआ कि हाँ, नेहरू भी था उस इस पूरे के पूरे इसके अंदर, जब इसको बनाने के उसमें। तो उस टाइम क्या हुआ कि देश में अनाज की किल्लत हो गई है, ऐसा मीडिया की खबरों में आने लगा। अब वो अनाज की किल्लत कैसे हुई थी उसको इसी तरह से समझो आप पहले, फिर मैं आपको बैकग्राउंड में लेके जाऊंगा। आज वाली बात पे आ जाते हैं। एफसीआई को लाया गया कि हम देश के पास 2 साल का अनाज रखेंगे हम कम से कम। अगर देश में युद्ध, महामारी या कोई अकाल या बाढ़ कुछ ऐसी आ जाए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस, तो देश को अपने अनाज के लिए किसी और देश के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े। इसलिए एफसीआई अपने पास हर साल, हर बारी जो है, हर समय 2 साल का अनाज हमारी ज़रूरत का रखेगा, चाहे फसल ना हो बेशक 2 साल तक। अब ये नरेंद्र मोदी ने देख लिया और मोनसेंटो इन्होंने भी देख लिया। तो देश में नए बीज जो लेके आना चाह रहे हैं, अब ये नए बीज लेके आना चाह रहे हैं, मतलब अभी जो 26 की बातें हैं। हाँ, मैं 26 और 2030 तक जो एजेंडा 2030 है, उसमें वो ऐसे बीज लेके आना चाह रहे हैं कि वही बीज हो पाएंगे आपकी ज़मीन में, दूसरे बीज ही नहीं हो पाएंगे। और उसी के लिए उन्हीं की दवाई, उन्हीं का खाद, उन्हीं का सब कुछ लेना पड़ेगा उसी दुकान से, और आपको खरीदना ही पड़ेगा। आपका अपना ओरिजिनल इंडिजीनियस बीज बचेगा ही नहीं। मतलब अगर आप एक एकड़ में लगा दिया ना, तो आसपास की ज़मीनें भी देसी बीज नहीं उगा पाएंगी। इस टाइप का हालत उनका कर रहे हैं वो। अब उसके लिए देश में अनाज की किल्लत होना ज़रूरी है। तो खेल खेला कि 85 करोड़ लोगों को अनाज देना चालू किया। अब आप देखोगे अपने देश में 85 करोड़ लोगों को अनाज की ज़रूरत नहीं है, फ्री अनाज की। यहाँ 5-5 एकड़ के जमींदार को भी अनाज दे रही है कागजों में सरकार, पता होगा अगर आपको नहीं मालूम है तो। गाँव में जाओगे ना, तो जो कोटे का जो राशन वाला है उससे पूछोगे तो पता चलेगा कि जिसके घर में एम्बेसडर, वो क्या नाम, फॉर्च्यूनर खड़ी है ना, उसके नाम का भी जो अनाज है वो कोटे वाला ही ले रहा है। लेकिन कागजों में तो ये लग रहा है ना, मान लो आपके घर का आ गया, मेरे घर का आ गया, अगर मेरा नाम चढ़ा हुआ है मेरे परिवार का वहाँ, तो कागजों में तो ये आया ना कि हम भी अनाज लिया करते थे। भाई इसका मतलब ये नहीं है ना कि आपने अनाज लिया नहीं कोटे से, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपका नाम भी नहीं चढ़ा। आपका नाम वहाँ चढ़ रहा है, बाकायदा कोटे वाला आपके नाम के राशन को डिलीवरी दे रहा है। तो अगर आज से 20 साल बाद, 50 साल बाद इतिहास खोलोगे तो उसमें आपके परिवार का, मेरे परिवार का नाम मिलेगा ना उसमें। लेकिन आजकल तो कोटा इस सिस्टम से बनता ही नहीं है, उसमें सब अंगूठे लगते हैं। अंगूठा लगाना कितना मुश्किल काम है। आपने अनाज लेना हो ना लेना हो, अंगूठा ला जा, यूँ तो कह सके। पीछे ले लिए, मंडल ले लिए, दारू ले लिए, कह नहीं सकता राशन वाला। नहीं, और फिर जिन्हें जरूरत ना होगी, जो जिससे फॉर्च्यूनर खड़ी होगी, अंगूठा क्यों लाओगा वो? क्यों नहीं लाओगा? रात ने बुलेट पाव है, रात ने लेके जावे, दिन में तो शर्म आवेगी। तो चलो मुद्दा ये नहीं था ना, आप उधर से उधर लेके बात को। मैं ये कह रहा था कि अब अनाज खाली कर दिया, एफसीआई के गोदाम अब ऑलमोस्ट खाली हैं। और मौसम का ये हाल है। मैं अभी हिमाचल था 1 हफ्ता, तो हिमाचल में मुझे पता चला कि वहाँ अभी बर्फ़ की ज़रूरत है, और ऊपर केमिकल डाल के आसमान में बर्फ़ नहीं पड़ने दी जा रही। और मार्च अप्रैल में बारिश नहीं होनी चाहिए, उस टाइम मूसलाधार बारिश हो रही है पिछले 2-3 सालों से। वो कह रहा है सेब का किसान बिल्कुल बर्बाद हो चुका है हमारे यहाँ। मैं कहा इधर हमारे यहाँ भी किसान बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। मध्य भारत में जाओगे, मध्य प्रदेश और उस एरिया में जाओगे तो वहाँ भी यही हालत हो रखी है सबकी, सब जगह यही हाल हो रखा है। तो मैं हैरान था इस चीज़ को देख करके कि भाई इसका मतलब ये हुआ कि अभी फिर से देश के अंदर अनाज की किल्लत होने के पूरे चांसेस हैं। अगर अनाज की किल्लत होने के चांस हैं तो नए बीज आने के पूरे चांस हो जाएंगे। तो उस टाइम ऐसा क्या था कि हाइब्रिड बीज लेके आए, ये जो मोनसेंटो का जो मालिक है रॉकफेलर फाउंडेशन, ये कैसे लेके आया फिर वहाँ?
तो विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में भारत के जो लोग थे वो अंग्रेजों की तरफ से लड़े थे, भारत के सैनिक भी तो गए थे ना। तो उन्होंने क्या किया कि भारत के सैनिकों के पास अनाज पहुंचाना है, देशभक्ति के नाम पर गांव में से किसानों के घरों से अनाज ले गई थी सरकार। आई बात समझ में? अंग्रेजी हुकूमत, यानी अंग्रेजों ने अपने नंबरदारों के माध्यम से हमारे लोगों के जो 2 साल का स्टोरेज था वो स्टोरेज सारा का सारा मंगवा लिया कि युद्ध चल रहा है, युद्ध में जरूरत है हमारे को। तो अब किसान के घर में वैसे तो पूरे साल का अनाज रहता है, उसने वो अनाज दे दिया कि भाई अगली बारी जो है हम लोग मतलब उग जाएगा, अगली बार फसल उग जाएगी। और उधर से बीज नहीं भेजा गेहूं का, ठीक। और क्योंकि बीज हमारे पास होता नहीं था, अपना बीज तो था ही नहीं अपने पास, हमारी तो कुछ देसी फसलें थी, उसमें भी ना हो पाए वो फसल। इसीलिए मतलब हार्प टेक्नोलॉजी का तो आपको मालूम ही होगा, ये 1945 की टेक्नोलॉजी है ये, यानी कि 40 के दशक की टेक्नोलॉजी है वेदर मॉडिफिकेशन की। यानी वो अपनी मर्जी से मौसम को कंट्रोल कर सकते हैं, जहाँ चाहे चक्रवात, जहाँ चाहे भूकंप, जहाँ चाहे बाढ़, जहाँ चाहे सूखा। तो उधर से बारिश ना होने दो, जब ज़रूरत नहीं है तब ज़्यादा बारिश करवा दो, और जब ज़रूरत है तब बारिश होने मत दो, तो फसल हो जाएगी ख़राब, तो देश के अंदर सूखा पड़ जाएगा, सूखा पड़ जाएगा तो अनाज की किल्लत पड़ जाएगी, अनाज की किल्लत पड़ जाएगी तो उस किल्लत को पूरा करने के लिए फिर उनका हथियार आएगा हाइब्रिड बीज, कि देश के पास अनाज की किल्लत पड़ गई, देश भूखा मर रहा था। इसीलिए स्वामीनाथन की मतलब जो स्वामीनाथन था जिसकी रिकमेंडेशन पर ये हरित क्रांति लाई गई थी, और उसको जो फंडिंग कर रही थी, हरित क्रांति को जो फंडिंग एजेंट था पूरे वर्ल्ड में, वो था रॉकफेलर फाउंडेशन। उसी की मोनसेंटो है और उसी की बेयर है। मोनसेंटो एंड बेयर 2 कंपनियां हैं इस टाइम देश के अंदर जो ज़्यादा केमिकल बेचती हैं खेत में डालने वाला, और वही जो बंदा है वही राउंड अप बेच रहा है, राउंड अप उसी की है, मोनसेंटो की ही। तो अब आपको मालूम पड़ना चाहिए कि राउंड अप का असल काम क्या है। बेसिकली वो आपके खेत से उन पौधों को ख़त्म करने के लिए हैं जो आपकी फसलों को उगने के लिए ज़मीन को पोषण देते हैं। यानी वो खरपतवार किसान की बहुत बड़ी ज़रूरत और सहयोगी फसल है, ना कि वो उसकी आमदनी को कम करने वाली फसल। और यही बात गलत बताई जा रही है। और इसीलिए जब किसान अपना बीज भी बाजार से लेने लग जाएगा, जब वो सारा का सारा केमिकल और सारा पोषण बाजार से लेने लग जाएगा, तब उसके पास मंडी में बेचने के लिए कुछ नहीं बचेगा। फिर तो मार्केट से बाहर होना ही होना है, फिर तो उसको बर्बाद होना ही पड़ेगा। तो ये सारा का सारा गेम असल में किसानों को बर्बाद करने के लिए वही लोग खेल रहे हैं जो इस देश में ये झूठ फैलाए रहे थे कि इस देश के अंदर अनाज की किल्लत थी। इसको समझना है।